arms, then touch your eyes, then open your eyes. चलो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते करेंगे। हमने एक टास्क दिया था कि 1-1 मिनट में सबको न्यूरॉन जो है हमारी उसकी फिजियोलॉजी बतानी है। चलिए सीमा मैम स्टार्ट करिए, घड़ी के टाइम को देखेंगे, 1 मिनट में बताएंगे। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन है और इसको स्टडी करने के लिए हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड पोर्शन, टेल पोर्शन। हेड पोर्शन साइटोन कहलाता है, टेल पोर्शन एक्सॉन कहलाता है। साइटोन में साइटोप्लाज्म होता है जैसे और सेल्स में होता है, और इसके जो टिप्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो जंक्शन का काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम करते हैं। मैसेज को इम्पल्स रूप में एक से दूसरे नर्व सेल्स में या न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे लंबी ये न्यूरॉन सेल ही है, बॉडी में सबसे लंबी। दूसरा जो एक्सॉन है, इस पे एक माइलिन शीट होती है, और जो मैसेज आया है साइटोन में साइटोप्लाज्म भी है और एक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको निकल ग्रेन्यूल कहते हैं, और जो मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं एक्सॉन में, और एक्सॉन का कनेक्शन नीचे फिर स्किन से होता है, और स्किन से होने के लिए एक सिनेप्स बनता है। सिनेप्स यानी जंक्शन पॉइंट है जो एक्सॉन के टेल बोले या ब्रांच बोले, उससे मसल्स को कनेक्ट करता है। इस तरह से पूरी बॉडी में पूरा नेटवर्क है न्यूरॉन का, और जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये न्यूरॉन इम्पल्स के रूप में यानी केमिकल फॉर्म के रूप में और इलेक्ट्रिक इस फॉर्म में मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑल ओवर बॉडी को पास ऑन करता है। मोनिका मैम बोलिए 1 मिनट में। मैम जो नर्वस सिस्टम की जो सेल है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन की जो बॉडी है, सेल बॉडी, उसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है, और इसके अपर पार्ट में डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल को लेते हैं अंदर, अपने अंदर न्यूरॉन के अंदर, और जो नीचे होता है वो एक्सॉन के टर्मिनस होते हैं जो मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाते हैं, और बीच में साइनेप्स होता है जो कनेक्शन की तरह काम करता है। इसमें माइलिन शीट होती है और एक्सॉन के ऊपर जो मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करती है। और न्यूरॉन्स में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उनके पास होते हैं जो मैसेज को लेते हैं वहां से, और इंटर न्यूरॉन को स्पाइनल वाले में जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से ले जाके ब्रेन तक ले जाते हैं। फिर ब्रेन से वापस जो मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है, और फिर वहां से फिर वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है, वह सेंसरी ऑर्गन पे जाता है, तो वहां पे वो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए वहां पे रिस्पॉन्स हो जाता है सेंसरी ऑर्गन पे। बोलिए रचना जी, और सरल करके बोलिए इसको। मैम जो ब्रेन की सेल्स होती है वो न्यूरॉन कहलाती है, जिसके 2 टाइप्स है, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल। फिर न्यूरॉन के भी 3 पार्ट्स करेंगे, उसमें सेंसरी, मोटर एंड इंटर। अब इसमें बेसिकली 4 चीजें काम करेगी। एक तो है इनपुट लेना और एक आउटपुट देना, एक होता है उसकी प्रोसेसिंग करना और फिर उसको ट्रांसमिट कर देना। तो लाइक एक कंप्यूटर सारा काम होता है, कंप्यूटर में जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा। तो उसी तरह से जो डेंड्राइट्स है उनका काम है इनपुट का, और जो एक्सॉन है उनका आउटपुट का काम है, और जो सेल बॉडी है वो प्रोसेसिंग करती है, और लास्ट में जो
साइनेप्स है वो इसको ट्रांसमिट करता है। सिनेप्स है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार फिर बोलेंगे, एक्सॉन और डेंड्राइट का वर्क बोलेंगे। डेंड्रॉइड रिसीव करती है और जो एक्सॉन है वो सेंड करती है। तो जिस तरह से इसमें कम्युनिकेशन से में अब जरा सब ध्यान से सुनेंगे रचना जी क्या कह रही हैं। एक्सॉन का वर्क बोलेंगे और डेंड्राइट्स का, और इसको मोटर और सेंसरी से कनेक्ट करिए रचना जी पहले। जी मैम। और मैम जैसे कम्युनिकेशन में मैसेज होता है, उसके साथ साथ पहले रिसीवर एंड सेंडर एंड रिसीवर होना जरूरी है। एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो स्पाइन के थ्रू ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, और जो मोटर नर्व्स है वो जो ब्रेन आदेश देता है वो वापस सेंसर्स तक पहुंचाती है। तो यहाँ डिकोडिंग एनकोडिंग भी होती है। नहीं, मेरा और कहना ये था कि जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स है इसमें से मोटर नर्व से कौन है, सेंसरी से कौन किसको कनेक्ट कर रहा है? मैम अगर डेंड्रॉइड रिसीव कर रही है तो ये है सेंसरी, और मोटर लेके जा रही है वापस से, तो फिर वो एक्सॉन हो गई। सब लोग समझ के आंसर देंगे। रचना जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, क्योंकि मेन यही बस इतनी कहानी है यहाँ पर। हमने कहा ना, जब हम लोग पूरा सब सुनते सीखते हैं, कहानी बड़ी छोटी सी होती है, हम लोग सब बातें कह के चले जाते हैं। बस एक्सॉन डेंड्राइट का वर्क क्या, बस इतना पता चल जाए कौन सा मोटर से कौन सा सेंसरी से, हमारा इतना तो निकल मैम का। इनपुट एंड आउटपुट, तो सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट। तो इस तरह से एक्सॉन ने आउटपुट दिया है तो वो कहलाएगी मोटर, और जो डेंड्रॉइड है वो कहलाएगी सेंसरी, राइट। पहले कौन काम करेगा, फर्स्ट वर्क किसका है? पहले तो डेंड्रॉइड ही करेगी ना। सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट वर्क किसका होगा? पहले डेंड्रॉइड का होगा, ठीक। कहीं से भी कुछ भी मैसेज होगा, पहले क्या होगा? पहले स्पाइन से मैसेज जा रहा है, और स्पाइन का मैसेज किससे? केवल जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से कोई ना कोई मैसेज का पार्ट बनेगा जाकर। हमने खाया है तो जीभ, सुना है तो कान, देखा है तो आँख, नाक है तो स्मेल, या तो स्किन। बस 5 ही माध्यम है हमारे किसी चीज़ को लेने के। अब 6 सेंसर जो होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, ठीक है। इसी में 6 सेंसर 5 से 6 में कहाँ जा रहे हैं? जब हम एक्सेस एनर्जी लगाते हैं प्योरिटी के साथ, तो वहाँ वो भी काम करता है। तो डेंड्राइट का वर्क क्या है? जो हमारे सेंसरी नर्व से काम कर रहा है वो डेंड्राइट हो गया वहाँ पे। जो हमें मैसेज रिले करेगा डेंड्राइट का, वो सब हमारे क्या हो गए? एक्सॉन हो गए, ठीक। बस इतना सा कहानी थी। केवल हमारा एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, वो मोटर नर्व्स क्या है, सेंसरी नर्व्स क्या है। जब कभी कहीं कुछ पूछा जाता है ना, तो सारे लोग पूरी कहानी सुना के चले जाते हैं, और जब उन्हीं से पूछ लो कि इसमें से सेंसरी को कौन कनेक्ट कर रहा है और मोटर को कौन, बस वही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। सीमा मैम ने सही बोला कि नहीं बोला? दीदी बहुत सरल कर दिया आपने, बिल्कुल, मतलब यात्रा को 2 शब्दों में, बिल्कुल। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो सारे डॉक्टर्स जो थे, एक एमएससी वालों को पढ़ाना था, और इसमें क्या बोलते हैं, डिप्लोमा को आए थे। अब सब पढ़ा कर जाए, सब एक मोस्ट इंटेलिजेंट फॉरेनर्स को भी पढ़ाने वाले, टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको समझ में ही नहीं आता था। फिर जब किसी चीज़ को सरल बनाना होता था तो उसमें से हम आते थे, कोई भी टॉपिक को दो। फिर हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करें। फिर उनको लगा अच्छा एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मेन मकसद तो ये है ना कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। हम कितनी भी भाषाओं का अच्छे से अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर लें, अच्छे से अच्छे वर्ड यूज़ कर लें, लेकिन जो हम कहना चाहते वो आपको समझा नहीं पाए और आप मेरी बात समझ नहीं पाए, तो आपको लगता है कि हमारी भाषाएं और हमारे शब्द, हमारी एनर्जी कुछ काम की नहीं है, काम की, लेकिन वहाँ काम की नहीं जो कॉन्सेप्ट ना रिले कर पाए हमारा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट में। हम एक एक लाइन में कनेक्ट करेंगे, उसमें वर्ड्स केवल ऐड करेंगे। फिर ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन में बोलना है और वर्ड्स ऐड करना है। जो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं उनके वर्क बोलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया हमने क्या पूछा है? हाँ, ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उनके वर्ड्स में आंसर दीजिए कि किसका क्या वर्क है। बोलिए रचना जी। मैम 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब इनके नाम बोलेंगे, साइंटिफिक नेम बोलेंगे दोनों के।
क्या होगा जी। मोनिका मैम? मैम सेरिब्रम फोर ब्रेन में है, जो कंट्रोल करता है हमारा नॉलेज और स्पीच और हमारी थिंकिंग को, रीजनिंग को, पूरे सोचने जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हमारी कंट्रोल सेरिब्रम से हो रही है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर से इसमें, और इसमें थैलेमस है हमारा फोर ब्रेन में, उसके अंदर हाइपोथैलेमस है जो बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में वर्क करता है। फिर हमारा मिड ब्रेन है जो हमारे देखने और सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। फिर हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में हमारे जो बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसमें, और पॉन्स है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी स्पाइन से कनेक्ट होता है, और ये हमारे खड़े होने के तरीके, हमारे पोस्चर, हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। तो पॉन्स का और मेडुला का अलग अलग वर्क बोलिए क्या है? पॉन्स हमारा सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है। वेरी गुड, सेरिबेलम कंप्लीट इसका पार्ट। दूसरा वर्क क्या है, सेकंड वर्क क्या है? बस दो ही काम है उसके पॉन्स के। दूसरा और दूसरा किसको किसको याद है दूसरा वर्क क्या है पॉन्स का? दो ही वर्क है वहाँ पर, केवल दो ही हैं, काम ही दो है। बोलेंगे मानसी? मैम ब्रीथिंग रेगुलेशन करता है। वेरी गुड, ठीक है, बस ये था। चलिए अब आते मेडुला ऑब्लिगेंटा के क्या वर्क है? बोलो मानसी, क्या वर्क है? कल ही हम लोग ने पढ़ा है, पॉन्स का वर्क है, फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा। हाँ बोलेंगे, किसी को याद नहीं आ रहा है? और करता है। बहुत क्लियर वॉइस नहीं है मानसी, एक बार फिर बोलो, फिर हम मंजू के पास है। हेलो मानसी? कनेक्ट करता है। मानसी की वॉइस हमें क्लियर नहीं हो रही कि आप लोगों को भी नहीं आई? हमको ऐसा लगा जैसे कुछ शब्द आए, पूरी आवाज़ नहीं आई। नहीं आई ना मानसी? फिर कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अंजू बोलो, क्या कह रहे हैं? अंजू का बिलीव करके क्या है? बोलिए शिवा मैम, मेडुला ऑब्लिगेंटा का वर्क क्या होगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा कनेक्ट करता है स्पाइन से, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, उससे कनेक्शन कर देता है। यानी जो भी मैसेज आ रहा है ब्रेन से, वो रिले होता है वहां से, और पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू पास ऑन हो रहा है, नर्व्स के थ्रू। बहुत सारी नर्व्स है वहाँ। तो उसका फंक्शन क्या होगा, पर्टिकुलर काम क्या होगा? मैम ये ब्रीदिंग को भी रेगुलेशन करता है। वेरी गुड। और क्या करेगा? सबने की नोट्स में क्या लिखा है? हाँ बोलो मानसी। रेगुलेशन और हार्ट बीट और स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। वेरी गुड, हार्ट बीट को भी तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे हमें ये पूरा इतना नहीं कुछ काम करना है, हमें जो नाम है पर्टिकुलर वर्ड, उनका केवल हमें फंक्शन देखना है, ठीक है। हमने एक डिवीज़न देखा, एक सेल देखा, सेल का फंक्शन देखा, उस सेल की फिजियोलॉजी देखी कि एंड्रॉयड और जो हमारा डेंड्रॉयड और एक्सॉन का वर्क क्या है सेल में। बाकी सब जैसे साइटोप्लाज्म, जैसे एक सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी लेयर है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सब कुछ वैसे ही हमारी हर सेल के अंदर है, ठीक है, प्रत्येक सेल में है। फिर हमने देखा न्यूरॉन क्या सबसे बड़ी सेल है, और न्यूरॉन एक ऐसी सेल, जो सेल है वो क्या है कि उसको ऐसा बोलते हैं कि अगर वो वर्क से बाहर हो जाए तो हम उसे वर्क में नहीं ला सकते, मतलब अगर वो रिफ्यूज़ हो जाए किसी कारण से तो नहीं ला सकते। पर योग में ऐसा मानना है कि जो स्पाइन के सेल एकमात्र, अगर अब तक के जितनी थेरेपीज़ हैं वो केवल और केवल प्राणायाम एक ऐसा टूल है जिससे स्पाइन के सेल को रिजनरेट किया जा सकता है। तो स्पाइन के सेल का मतलब हो गया जो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है जाकर, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। मतलब कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी अब तक, कोई भी ऐसी थेरेपी कुछ भी ऐसा काम नहीं आता जो उसको रिजल्ट, क्योंकि हम आपके सामने एक उदाहरण है, ठीक। केवल उसका ही है कि पूरी सेल को कैसे रीजनरेट हुआ है। तो ये इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी सेल हैं उनको कैसे वो वर्किंग में। उसके बाद हमने क्या देखा कि दो हमारे पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, CNS और PNS। CNS में जो ब्रेन और स्पाइन है, तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, ठीक है। PNS कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 में, ठीक है। एक हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम हो गया और एक हमारा उसी में से क्या हो गया, सोमैटिक सिस्टम। समझो, हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है, जो हमारी इंटरनल जितने ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी है उनको कंट्रोल कर रहा है या उनको कमांड दे रहा है। सोमैटिक क्या कर रहा है, जो बाहर हमारे जितना स्केलेटन में, बोन्स में दिखाई दे रहा है, मसल्स में, उसको वो कमांड दे रहा है। फिर हमने ब्रेन को देखा, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रंट, मिड और हिंड। फ्रंट क्या है, सेरिब्रम, सेरिबेलम। पॉन्स क्या कर रहा है, पॉन्स हमारे दोनों को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस किसका पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट है। फिर जितना हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है किससे कनेक्ट होगी, हाइपोथैलेमस से, या थैलेमस या फ्रंट ब्रेन, सेरिब्रम, यहाँ से कनेक्ट होगी। फिर जितना हमारा मिड वाला पार्ट है वो देखने और सुनने को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे कनेक्ट कर रहा है। हिंड वाला पॉन्स क्या कर रहा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि स्पाइन से जो मैसेज आ रहा है उसको यहाँ ब्रेन को दे रहा है, फिर ब्रेन का मैसेज स्पाइन को दे रहा है, इसलिए सेरिब्रम और सेरिबेलम कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर। फिर हमने देखा नीचे जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा वो क्या कर रहा है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। हमारी जो सांस जब बढ़ जाती है, जैसे हमने कुछ काम किया, जल्दी जल्दी आए हैं तो सांस का जो रिदम है वो बढ़ गया है, मीन्स जैसे ही हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट एक्टिवेट हो गया है या हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तो सेरिब्रम का जो हमने पार्ट में क्या देखा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। यही सेरिब्रम का जो लेफ्ट और राइट है वो जो हमारा PNS का क्या है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, उसका वहाँ से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। बस इतना सा पूरा एक उसकी साइकोलॉजी होगी। जितने हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब किससे कनेक्टेड हैं, जो हमारे मैसेज का माध्यम है। जितने भी मैसेज जाएंगे स्पाइन से ब्रेन को, सब किसके थ्रू जाएंगे, 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाएंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने एक प्रॉपर वर्क देखा, फंक्शन देखा। अब देखते हैं नीचे हम लोगों को क्या देखना है। एक बार फिर हमने बात की थी हम लोगों ने, जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ हमारी पूरी बॉडी को 2 सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कौन से हमारे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। 3 ग्लैंड्स जो हमारी हैं वो कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, किस सिस्टम में 3 ग्लैंड्स अपर की कनेक्ट हो रही हैं, पार्ट की, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में कनेक्ट हो रहे हैं। फिर हम लोग ने एक और चीज़ देखी थी कि हमारी सारी जो ग्लैंड्स हैं उसका मेन कंट्रोलर किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस, अगर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और पिट्यूटरी किसको कंट्रोल कर रही है, सारे नीचे के जितने ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। तो यदि हमें इस कंट्रोलर को ठीक रखना है, ठीक डायरेक्शन देना है, तो हम किस चीज़ को क्या करेंगे अपने लिए कि हमारी ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल में रहें या सही सिक्रेशन करें, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी क्या तैयारी करेंगे। पहले काउंसलिंग करेंगे अपने आप की, फिर सेकंड एनवायरनमेंट आसपास का वो सही करेंगे, फिर उसके बाद में हम काम करेंगे। पहले हम काउंसलिंग करेंगे, कुछ भी हमारे पास कोई भी समस्या है हम पहले काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का मीन्स क्या होता है, जैसे हमको लगता है कि मेरे पास अभी इस वक्त हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 10 पैसे भी नहीं है, ठीक। अब पहली काउंसलिंग करके हम क्या निकालेंगे कि हमें कहीं से भी रुपए मिल जाए ले लेंगे, या हम एक तरीके से रुपए लेंगे जिसमें मेरा पुरुषार्थ हो, या हमने किसी से लिया भी है तो ऑनेस्टी वाला रुपया है ना। जल्दी से समस्या में क्या होते हैं, 2 ही डिसीजन होते हैं, या तो शॉर्टकट अपना ले या तो आराम से चीज़ों को देख ले। तो पहले काउंसलिंग करके हम ये डिसाइड करेंगे हमें कैसे अरेंज करना है। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, फिर हम वैसे इन्वायरमेंट में बैठेंगे
उसी जगह ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ लोग सफल हों अपना काम करके। तो ये क्या हो गया, ये हमने हाइपोथैलेमस को जो कमांड देनी है उसको एक इन्वायरमेंट दे दिया, क्लियर कर दिया उसको कि हम शॉर्टकट कुछ नहीं लेंगे और एक डायरेक्शन में लेंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हैं, पिट्यूटरी को कमांड दे रहा है कि सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक, पिट्यूटरी क्या कर रही है, नीचे के सब ग्लैंड्स को बोल रही है बहुत सारे लोग सफल हो गए हैं, इतनी विषम परिस्थितियों से बाहर आ गए हैं, हम भी आ जाएंगे। बस कोई समस्या के लिए बाहर नहीं जाने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोगों को पता नहीं होता, बस पॉइंट में समस्या आई, सबसे पहले हम बाहर भागते हैं। आज तक किसी को कोई समस्या का समाधान बाहर मिला है? कभी नहीं मिला। सारे समाधान हमें खुद से मिलते हैं। और आप दुनिया में सबके पास चले जाएं, एट लास्ट डिसीजन आपका ही डिसीजन आपको खड़ा करता है, स्टैंड करता है, दिलाता है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसमें अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी के सिस्टम तो सब समझ में आते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी जो समस्याएं बढ़ रही हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इस समय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसमें कौन सी ग्लैंड हमारा वर्क ठीक ढंग से नहीं करती? रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि हमारा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कौन सी ग्लैंड यहाँ पर काम सही नहीं कर रही है? गोनाड ग्लैंड, थायराइड। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम हाइपोथैलेमस ही हमारा वर्क नहीं कर रहा है और उससे रिलेटेड हमारे फिर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड भी वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रीट करेगा तो वो सोने जागने का हमारा कोई नियम नहीं है, उसमें हम कभी भी सो रहे हैं कभी भी जाग रहे हैं, तो वो भी गड़बड़ा गया है। फिर हमारा हाइपोथैलेमस जब सही से कर ही नहीं रहा है वक्त, तो पिट्यूटरी को भी वो निर्देश उसी हिसाब से दे रहा है, तो वहाँ से भी सिक्रीशंस का जो मास्टर ग्लैंड से इंस्ट्रक्शन जाना था तो वो भी सही से नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी गड़बड़ होगा तो पिट्यूटरी पहले गड़बड़ होगी। ठीक, वन भी आंसर है। रिप्रोडक्टिव जब भी गड़बड़ होगा तो पिट्यूटरी पहले डिस्टर्ब होगी। ठीक, अब पिट्यूटरी डिस्टर्ब है तो फिर उसके नीचे सबसे पहले क्या आता है, थायराइड आता है। ठीक, तो वो गड़बड़ होगा। फिर पिट्यूटरी गड़बड़ होने का मतलब है कि जो इस हम वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर हमने कुछ अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उसका सही रियल मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, इस समय आप बाहर चले जाओ, एक एडिक्शन और एक रिलेशनशिप कॉमन हो गया है। ठीक, तो ये सब क्या है। अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, उसी इन्वायरमेंट में अगर सर्वाइव कर रहा है तो वो क्या मान लेगा कि यही ठीक है। ठीक, तो उसने कमांड किसको दे दी, पिट्यूटरी को दे दी। पिट्यूटरी ने वही सारे नीचे के ग्लैंड्स को कमांड दे दी। तो अब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हमारा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी डिस्टर्ब होगा तो पहला अगर उसको कमांड कहाँ से गलत मिली है, पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी किसके अंडर में काम कर रही है, हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस, फिर वही बात आ गई कि हमें क्या, अगर कुछ भी चेंज करना है तो पहले काउंसलिंग करके ये क्लियर करना है कि हमें चाहिए क्या, सेकंड उसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। आपको भी नेट JRF पढ़ना है तो आप किसके पास जाओगे, प्राइमरी टीचर्स के पास या जिन्होंने नेट निकाला होगा। बस वैसे ही हमारी समस्याएं हैं, हमारी कोई समस्या है तो हम उन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं जिनके जो खुद ही समस्या के घेरे में है। ठीक है, वो अपनी समस्याओं से, उन लोगों ने ये मान लिया अरे जीवन में समस्याएं तो ऐसे ही रहेंगी। समस्याएं रहेंगी लेकिन समस्याओं का समाधान भी हम एक तरीके से ढूंढेंगे। ठीक, समस्याएं सबके जीवन में, किसी ने अपने जीवन को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना रखा है तो हर समस्या का वो समाधान निकालते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि चैलेंज आएंगे, हमको सॉर्ट आउट करना है।
तो ये क्या, ये हाइपोथैलेमस को हमने क्या किया, एक पहले उसको एक अच्छी काउंसलिंग दी और एक इन्वायरमेंट तैयार किया, और काउंसलिंग में क्या डिसाइड किया कि हमारी नीड क्या है, रियल में कैसे उसे फुलफिल कर सकते हैं, और फिर इन्वायरमेंट सेकंड क्या हुआ कि जैसी नीड है वैसे लोगों के पास कांटेक्ट बनाएंगे। बस इतना। चलिए अब एक बार देखते हैं, ये देखेंगे फ्लो ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स कैसे हो रहा है, स्टिमुलस। स्टिमुलस है क्या, किसको समझ में आ रहा है स्टिमुलस यहाँ पर क्या है हमारा, स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर हमारा न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। एक लाइन में बोलेंगे, किसको समझ में आ रही है ये लाइन, क्या मैसेज दे रही है हमारी। देखो स्टिमुलस क्या है, कोई भी चीज़ स्टिमुलस हो सकती है, ठीक, कुछ भी जो बाहर से हमें कनेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़, मान लो कि अभी ये जो पेन है ये गिर गया, ये भी स्टिमुलस हो गया, और मान लो हमने पेन को उठा लिया, ये भी स्टिमुलस हो गया। हमने कहा सीधे बैठिए, ये भी स्टिमुलस हो गया। और कोई घर में अचानक से अभी पढ़ते पढ़ते किसी ने दरवाजे को नॉक कर दिया, वो भी स्टिमुलस हो गया, ठीक। स्टिमुलस का मीन्स है कोई भी बाहर से आने वाला वो रिदम, वो मैसेज जो हमें सडन एक ट्रिगर देता है। कुछ भी हमने, सामने किसी ने कुछ बुलाया, सामने किसी ने कुछ सुना, या किसी ने धक्का दे दिया, या हमारा पैर से कुछ भी होगा, जो बाहर से चीज़ें हमें अंदर की ओर 5 सेंस ऑर्गन से के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो सब स्टिमुलस होंगे, ठीक। रिसेप्टर क्या होगा, जैसे ही हमने कहा सीधे बैठेंगे, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर क्या हुआ, आप सीधे बैठ गए। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, जैसे स्टिमुलस आए तो रिसेप्टर मीन्स बाहर से कोई बात आई, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा जाकर किसके पास, इंटर न्यूरॉन मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन की तरफ जा रहे हैं, मतलब सीधा ब्रेन की तरफ गए और ब्रेन के पास उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। अब मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, अगर लगा कि मैम ने बोला है सीधे बैठना है और क्लास मैम ही ले रही हैं और बैठना है, तो मोटर न्यूरॉन ने क्या मैसेज कन्वे कर दिया, ब्रेन ने डिसीजन ले लिया कि सीधे बैठना ठीक है। अब ये इफेक्टर क्या आएगा, मैसेज है, इफेक्टर क्या है हमारा, प्रॉपर मैसेज है। रिस्पॉन्ड क्या हुआ, हम सीधे बैठ गए। पहले हमने एक्सेप्ट किया, फिर लास्ट में ब्रेन का जो डिसीजन आया हम उसमें सीधे बैठ गए। इसको और कम कर लें तो क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन रिलेटेड टू स्पाइन कॉर्ड, फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, या जो स्पाइन से मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे हैं, तो उसको इफेक्टर और रिस्पॉन्स दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। एक से तो स्टिमुलस, जब भी कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग ठीक करते हैं, मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग परसीव करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कई बार एक जैसा परसीव कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अंतर बना रहता है। जरूरी नहीं है कि हमने जो पढ़ाया है सबने वैसा ही सीखा है जैसे हमने पढ़ाया है। कुछ ने हमसे अच्छा सीखा है, कुछ ने कम अच्छा सीखा है, कुछ ने बिल्कुल नहीं सीखा है, कुछ सीखने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, सबकी अपनी अपनी क्या है, माइंड की प्रोसेसिंग है, ब्रेन की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू टच अ हॉट सरफेस, हीट स्टिमुलस हो गया, कुछ हमने गर्म चीज़ को टच किया तो क्या हो गया, स्टिमुलस क्या होगा, गर्माहट होगी। कई बार होता है ना, हम खाना बना रहे तवे पे हाथ लग गया तो हमने हाथ को हटा लिया तो वो क्या हुआ, वो भी स्टिमुलस हो गया हमारा। कई बार अचानक से बहुत ठंडा हुआ तो हमने हाथ हटा लिया, वो भी स्टिमुलस हो गया। फिर क्या है, सेकंड है इम्पल्स ट्रेवल्स वाया सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड क्या है, इंटर न्यूरॉन कनेक्ट टू अ मोटर न्यूरॉन। इंटर का मीन्स हो गया दोनों के का मीडिएटर हो गया। फोर्थ है मोटर न्यूरॉन सेंड्स अ इम्पल्स टू आर्म मसल्स।
फिफ्थ है मसल, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यू विदड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली। आपने क्या किया, गर्म चीज़ से अपने हाथ को तुरंत हटा लिया। सारे काम कितनी देर में हुए, विद इन सेकेंड्स में हुए। लेकिन उसकी जो ट्रैवलिंग हो रही, जो एक प्रोसेसिंग हो रही है इंटरनल, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिमाग में याद रह जाए। वैसे जैसे पढ़ रहे सबको ध्यान है, फिर भी एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, हम इसको पहले नीचे करें जरा। अब लीजिए एक स्क्रीनशॉट इसका। बोलेंगे कृष्ण जी? मैम नेक्स्ट आज एंडोक्राइन लेना है। हाँ, नेक्स्ट एंडोक्राइन। ठीक, तो इस फाइल में नहीं है मैम। इसमें नहीं है तो फिर लीजिए फटाफट, तब तक अपना मैम आप कर रहे हैं शेयर? हाँ करिए फटाफट। आप इसको रिमूव कर दीजिए, हाँ, फिर शेयर हो जाएगा। ठीक है, करिए करिए। अब आज एक फिर होमवर्क करेंगे, सभी लोगों का होमवर्क है कि पूरा जो हमारी सेल है, सेल की फिजियोलॉजी से ब्रेन की फिजियोलॉजी सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब हमको ऐसा लगता है अब किसी का कोई डाउट नहीं बचा है हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक, और सब डायग्राम के साथ बनाएंगे। आज का काम आज ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, किस सिस्टम के अंदर दोनों ग्लैंड्स आएंगी हमारी? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किस सिस्टम के अंदर आएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन के ही अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स और स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स और ऑर्गन दैट सिंथेसाइज एंड secrete substances such as hormones, enzymes, mucus, sweat, oil, milk or other fluids either directly into the bloodstream or through ducts onto epithelial surfaces। ठीक, कितनी चीज़ें हमारी, ये किसका पार्ट है? जितने चीज़ें हम देख रहे हैं एंडोक्राइन का है कि एक्सोक्राइन का है? जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं ये किसके हैं? एक्सोक्राइन। अब सब पूरे अच्छे ढंग से एक बार देखेंगे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। किसके एग्जाम्पल है ये? अंजू की मेरे पास क्लियर नहीं, बोलिए। मोनिका मैम, रचना जी, हेमलता मैम, अपर्णा मैम। डायरेक्ट ब्लड में है तो एंडोक्राइन होगा। अभी भी सबने ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनकर आंसर नहीं दिया है। ये जो एग्जाम्पल्स दिए ये किस ग्लैंड के हैं? एंडोक्राइन या अपर्णा मैम बोलिए, किस ग्लैंड के एग्जाम्पल है? ये जो पहले के ऊपर की लाइंस है इसमें दोनों के बारे में बोला गया है। डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम है तो एंडोक्राइन है, और उसके बाद थ्रू डक्ट्स बोल रहे हैं तो वो एक्सोक्राइन है। हाँ, और एंजाइम्स भी लिखा है। ठीक है, तो एंजाइम्स जितने भी होंगी वो किसका पार्ट होगा, एक्सोक्राइन का या एंडोक्राइन का? हार्मोन्स हमारे, हाँ, वो जो एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन में क्या एक्सोक्राइन आएगा? का। हार्मोन्स आएंगे। एक्सोक्राइन में क्या आएंगे? एंजाइम्स आएंगे। पहले तो यही क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर अब म्यूकस, स्वेट, ऑयल, ये किसका पार्ट होंगे, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन का। मिल्क, एक्सोक्राइन। मिल्क, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। मिल्क किसका होगा पार्ट? एक्सोक्राइन का। एक्सोक्राइन होगा। अच्छा, जो हमारी ग्लैंड्स हम लोग 9 पढ़ते हैं वो एंडोक्राइन होगा, एक्सोक्राइन होगा? अब मेरी बात पे नहीं जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलिए। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हमारा मिल्क है वो किस में जाएगा, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? अभी कोई कंफ्यूज नहीं हुई है, फिर वापस आइए। हाँ बोलिए मोनिका मैम। मैम मिल्क जो है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो इनमें डक्ट्स है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। अब फिर से पूरे ध्यान के साथ आंसर दीजिए, बिल्कुल गलत गलत बोल रहे हैं सब लोग।
समझदारी से करिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं हुई, यस नो में बोलिए। नहीं, मिल्क जो है जब तक आपका हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तब तक मिल्क भी नहीं बनेगा और प्रोड्यूस होगा ना। तो वो किस में गया, एंडोक्राइन सिस्टम में या तो एक्सोक्राइन वो में? एंडोक्राइन में जाएगा ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, एंडोक्राइन में या एक्सोक्राइन में? एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में, ठीक है। फिर ध्यान से सुने, हार्मोन्स किसका पार्ट है, एंडोक्राइन। एंजाइम्स किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट ना हो तो मदर फीड नहीं करा सकती बच्चों को, ठीक है। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जो हमारे मिल्क इनफैक्ट दोनों चीजों से होगा ना, जब तक हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा। हार्मोन का सिक्रेशन यानी एंडोक्राइन, जब वो सिक्रेशन सही होगा तो यानी मिल्क सिक्रीट होना शुरू होगा, लेकिन होगा तो थ्रू डक्ट ही। तो वो उसका फिर नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं, वापस आइए अपनी चीज़ों में। कौन सी डक्ट फुल ग्लैंड है हमारी और डक्टलेस कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? पहले तो ये कंफर्म करिए सब, इतना कंफ्यूज कैसे हो गए सब लोग? मैम एंडोक्राइन तो डक्टफुल है और एक्सोक्राइन डक्टलेस है। सबको क्लियर है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डक्ट फुल कौन है, डक्टलेस कौन है? पहले तो ये कंफर्म करिए जल्दी से। एक्सोक्राइन जो है वो डक्टफुल है, डक्टेड ग्लैंड है, और जो एंडोक्राइन है वो डक्टलेस है। ठीक है, ऐसे गलती हो रही है बार बार बोलने में, ठीक, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। एंडोक्राइन डक्टलेस, जिनमें ढक्कन नहीं है, ठीक है, डक्ट नहीं है। और जो हमारी एक्सोक्राइन है ये डक्टफुल है, ठीक है, उसमें डक्ट लगी हुई है। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस हैं वो हमारी 9 ग्लैंड्स हैं। ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल इजी लग रहा है सब पढ़ने में, और था भी कुछ नहीं उसके अंदर। पहले तो उसको हमने पूछा था इसमें क्या कौन सी ग्लैंड है, तो किसी ने कहा एंडोक्राइन, किसी ने कहा एक्सोक्राइन, जबकि वो क्या था, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है उसमें दोनों के बारे में। एंडोक्राइन से हार्मोन्स निकलते हैं जो 9 ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, एक्सोक्राइन से हमारे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे शरीर में से जो कुछ एक्सेस है उसको बाहर निकालने में सपोर्ट करते हैं, ठीक। स्वेट जो है, पसीना है, कहाँ से, एक्सोक्राइन से। तो ये क्या है, ये हमें ये भी ध्यान रखना है, जो ऑयल वगैरह जो हमारी स्किन से निकलता है, कान से या कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें, वैक्स निकलता है, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन का पार्ट है, ठीक है। तो पहले एक्सोक्राइन एंडोक्राइन्स में, और एक एक वर्ड में आंसर देना हो तो एंडोक्राइन से क्या है, हार्मोन सिक्रेट कर रही ग्लैंड, और एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रेट कर रही, ठीक। क्लियर रचना जी? अपर्णा में बोलने में बार बार कंफ्यूजन हो रहा था। डक्ट जो होती है वो एक पाइप होता है जिसके थ्रू गैस या लिक्विड्स मूव करते हैं। अब फिर से इसको भी समझ दें, जो हमारी डक्टलेस का मीन्स हुआ कि जैसे हमने प्राणायाम किया, तो प्राणायाम कर रहे हैं हम लोग। अब प्राणायाम हमने ठीक से किया मीन्स लंग्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन से क्या हो, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया, प्रॉपर ऑर्गन्स को, और उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स थे उसको किडनी ने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, और यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया। इतना काम समझ में आया? तो जो हमारा, जब हमने प्राणायाम ठीक ढंग से किया है तो उसका हमें इफेक्ट क्या नज़र आया कि अब जैसे पूरी बॉडी में ब्लड प्रॉपर सप्लाई हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ है, किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर रखा है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे सभी हार्मोन्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर अपने टारगेट एरियाज में काम कर रहे हैं, इसलिए वो डक्टलेस है। मतलब एक साथ एक समय पर, अब ये नहीं कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ है तो पेनक्रियास सिक्रेट हो रहा है, हमारा जो इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर कर रहा है, थाइमस से थाइमोसिन प्रॉपर सिक्रेट हो रहा है, थायराइड से TSH3-4 प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है, पैराथायराइड से पैराथार्मोन सिक्रेट हो रहा है, गोनेड ग्लैंड से गोनेड का सिक्रेशन हो रहा है जो हमारे मेल फीमेल के हार्मोन्स हैं, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन का सिक्रेशन हो रहा है। क्लियर हुआ अपर्णा मैम? ठीक, इसलिए ये डक्टलेस है, मतलब एक समय पर ही ये प्रॉपर
अपने अपने टारगेट एरियाज में काम कर देंगे। अब जो एक्सोक्राइन है वो एंजाइम्स है हमारे, वो जब हमने प्राणायाम किया सही ढंग से तो एक्सोक्राइन कैसे काम करेगा, वो डक्टलेस है, बंद है, तो वो क्या काम करेंगे कि वो ब्लड में जाकर काम नहीं करेंगे। वो जब हमने ठीक ढंग से प्राणायाम किया तो क्या होगा, बॉडी से स्वेटिंग हो जाएगी, आसन किए तो पसीना निकल जाएगा। आप कभी देखना जब आप ढंग से प्राणायाम करते हैं तो जो हमारे कान का वैक्स है वो सूखने लगता है। जितना भी आपका वैक्स बनता हो कान में और आप प्राणायाम ठीक कर रहे हैं, कान की स्किन बिल्कुल क्लीन होती चली जाएगी, इंटरनल पार्ट जो हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा, तो जब हमने प्राणायाम ठीक ढंग से किया तो क्या हुआ, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो डक्टलेस हैं वो अपने प्रॉपर सिक्रेट कर रहे हैं हार्मोन्स को, और जो एंजाइम्स हैं वो उधर प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। तो क्लियर क्या रखना है, एंडोक्राइन का वर्क क्या है, एक्सोक्राइन का वर्क क्या है, एंडोक्राइन कैसे काम कर रहा है। यदि हमने प्राणायाम, आसन, ध्यान कुछ भी ठीक से किया है तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक समय पर प्रॉपर काम करेंगे, दोनों एक समय पर प्रॉपर काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एंडोक्राइन सही काम कर रही तो एक्सोक्राइन डिस्टर्ब हो जाएगा, या एक्सोक्राइन सही काम कर रही है ग्लैंड्स तो एंडोक्राइन डिस्टर्ब होगा। अगर सही है तो दोनों सही होंगी, और अगर गलत तरीके से काम हो रहा है इंटरनल ऑर्गन्स में तो दोनों से होगा, ठीक है। बोलेंगे सीमा में। दीदी इसको हम सरल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, मैं अपने इससे बता रही हूँ एक्सपीरियंस से। जैसे कि अगर हम एक पानी की टोटी है जिसको लें और पाइप के थ्रू हम गार्डन में पानी डाल रहे हैं, तो पाइप आ गया, इसका मतलब वो कौन सी ग्लैंड हो गई, अभी आपने बताया है ना, तो डक्टेड ग्लैंड हो गई वो, तो वो डक्टेड ग्लैंड कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन हो गई। और अगर हम पाइप को निकाल दें वहां से तो पानी तो आएगा, वो अगर जमीन के थ्रू बहकर रिसकर, तो वो डक्टलेस ग्लैंड। इस तरह से हम उसको दिमाग में बिठा सकते हैं। ऐसे करना, ठीक है। बस इसको सरल जैसे समझ, डक्टलेस को बस ये समझिए कि हार्मोन्स, क्योंकि आंसर कैसे देना है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को टारगेट एरियाज में सिक्रेट करते हैं। ये साइंटिफिक आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। अभी सीमा मैम ने तो सरल करने के लिए बोला है, जो आपका क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आप पूछा जाता है हार्मोन्स किसके बने हुए हैं। एक क्वेश्चन अभी क्लियर करते हैं, हार्मोन्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड्स के, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं जो हमारा हार्मोन्स हैं वर्क कैसे करते हैं। ग्लैंड्स जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर टारगेट एरियाज में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, ये तरीका हो गया। और जब हार्मोन्स का सही सिक्रेशन होगा तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसके एंजाइम्स भी प्रॉपर वर्क करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन क्या हमें पता होना चाहिए क्लियर, कि जब मिल्क जो है वो हमारी पिट्यूटरी का पार्ट है, तो वहाँ पर एग्जाम्पल आते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन या हमारा वैक्स का या स्वेट का, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एंडोक्राइन में आएगा या एक्सोक्राइन में आएगा, एंजाइम्स में आएगा या हार्मोन्स में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस एक हमें छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में बस रखना है, बाकी आप सही आंसर कंप्लीट करेंगे वहाँ जाकर। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देख रहे हैं जो हमारी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अभी हम लोग ने देख लिया है कि कहाँ कहाँ वर्क कर रही हैं। डक्ट्स हैं, इनमें डक्ट्स हैं, सीक्रेट सब्सटेंसेज ऑन टू बॉडी सर्फेसेज, स्किन और इनटू बॉडी कैविटीज। एग्जाम्पल्स सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन। हाँ, एक क्वेश्चन हमको बोलना था, जो हमारी पेनक्रियाज है वो कैसी ग्लैंड है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है NDRF में। दीदी दोनों में आएगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, दोनों में। हाँ ठीक है, एक मात्र ये जो ग्लैंड है ये हमारी दोनों में ग्लैंड में आती है, एक्सोक्राइन में भी। लिवर सेल, लिवर भी तो पार्शियली करती है ना, लिवर दोनों में आती है,
नहीं, वो कर सकते जो इसको जो पेनक्रियाज है, ये प्रॉपर आंसर है कि दोनों में कनेक्ट होगा। लीवर को कह सकते हैं, लेकिन ग्लैंड की जब बात करेंगे तो लीवर ग्लैंड में एक होता है कि ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहा है, तो पेनक्रियाज से इंसुलिन होगा हमारा, पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। तो जो पेनक्रियाज है वो हमारे दोनों में आएगी, ठीक, वन वे आंसर ही आएगा। अब देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड लिम्फ। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, गोनैड, पेनक्रियाज, सेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मिक्स जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको देखते हैं, परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। एग्जाम्पल पेनक्रियाज, लीवर, गोनैड, टेस्टीज एंड ओवरी, ठीक। अब ध्यान रखिए कि जहाँ लीवर था, एक मिनट नीचे करेंगे वो अब अनामिका में देखो, जो हमारा लीवर है, ये ग्लैंड जब भी यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ ध्यान रखेंगे, लीवर को ग्लैंड में इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि जब भी हमारी किडनी डिस्टर्ब होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है किडनी डिस्टर्बेंसेस के लिए? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिस्टर्बेंसेस के लिए मैम लिवर ही होगा, प्रॉपर जूस सिक्रेशन नहीं हो रहा है। फिर पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? लीवर है दीदी। वेरी गुड। कोलेस्ट्रॉल सही से अधिक बन रहा है, लो वाला, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये लीवर ही जाएगा इसके लिए। वेरी गुड, ठीक। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी तीन जो हमारी ग्लैंड से सिक्रेशन होने जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? लीवर। अब देखते हैं गोनेड्स क्यों लिखा है। अब जल्दी से आंसर देंगे, इसमें गोनेड्स क्यों लिखा है? दीदी गोनेड्स में तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो गया ना। हाँ, तो वो वहाँ पर गोनेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर ये जो हमारे दो, वहीं पर लीवर भी लिखा हुआ है, तो गोनेड के पास लीवर भी लिखा हुआ, तो ऐसा क्यों एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पर? बोलेंगे मोनिका मैम। मैम जो ये है, तो ये दोनों तरीके से वर्क करेंगे, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो वहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट पे है, और वो एक्सोक्राइन पार्ट में है क्योंकि वो अपनी तरफ से जब उनका जो जैसे फ्लूइड रिलीज हो रहा है उन ऑर्गन से, तो वो एक्सोक्राइन पार्ट में है। ठीक है, इसलिए ऐसा है, कई बार जब मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, ओवर ब्लीडिंग होती है या बहुत कम होती है या बार बार सर्कल डिस्टर्ब होता है, तो लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक। इसके लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। जिसका आपने कभी ध्यान दिया है, जिस महीने आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहा हो, लार्ज इंटेस्टाइन, आप कभी पूरा एक बार 1 मंथ केवल चेक करेंगे, यदि पूरे महीने हमारा जो पेट है बिल्कुल सुबह उठे 1 से 2 मिनट में पेट हमारा मतलब लार्ज इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो गई, आप देखना उस मंथ में पीरियड्स टाइम पर आएगा और विदाउट एनी पेन, कोई पेन नहीं होगा। और जब आपका तो क्या हो रहा है, लीवर से जितने भी सिक्रेशन हो रहे हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, वो क्या कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को स्मूथ कर रहे हैं, ठीक। उसकी जो स्मूथनेस है वो गोनेड ग्लैंड्स पे इफेक्ट ला रही है पॉजिटिव मैनर में। तो वो क्या है, तो जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल, किडनी डिस्टर्बेंसेस के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल, पेनक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा, लीवर रिस्पॉन्सिबल, हमारा जो मंथली जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, लीवर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। क्योंकि हमें कारण भी तो पता हो कि किस कारण। अब ये तो है नहीं कि अभी हम लोग कोई 5th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, बस रट लिया, हम टिक करके चले आए, वहाँ तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन को मूव कराया जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है कि किसको कौन सा पार्ट किस लिए और किसके लिए। तो लीवर क्या है, लीवर को क्या बोला जाता है, सेकेंड ब्रेन, मतलब ब्रेन के बाद सेकेंड ब्रेन क्या है, हमारा लीवर है। तो आखिर सेकेंड ब्रेन है, तो ब्रेन के बाद दूसरी कमांडिंग किसकी जा रही है, लीवर की जा रही है। इसलिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें बात कई बार, कम से कम 100 से भी अधिक टाइम, कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जहाँ हमने कई बार रिपीट ना किया हो कि सबसे अधिक जो रिसर्चेज हो रही हैं वो गट टू ब्रेन कनेक्शन पे हो, ठीक। क्योंकि सारा जो हमारा आज पूरा लाइफ स्टाइल जो डिस्टर्ब हुआ है उसका कारण क्या है, गट टू ब्रेन कनेक्शन।
चलिए अब देखेंगे मोनिका, आगे बोलो देखेंगे। अब हम लोग बस ग्लैंड से देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने कौन सी ग्लैंड देखी है? हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस के बाद मानसी बोलो फटाफट, कंटिन्यू करो। हाइपोथैलेमस के बाद कौन सी ग्लैंड आ रही है? मैम पीनियल। वेरी गुड। फिर पिट्यूटरी। ठीक है, फिर थायराइड। पैराथायराइड इसके नीचे क्यों नहीं है? जी मैम। इसमें पैराथायराइड लिखा नहीं है। मैम दोनों एक में ही आती है, इसमें कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ठीक है। फिर तो थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल और गोनाड। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो कहाँ पर है? किडनी के ऊपर है, 2, ठीक है। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स है, इसलिए किडनी यहाँ लिख दिया गया है। फिर हमारी जो गोनाड ग्लैंड्स है, टेस्टिस और ओवरीज, जो हमारी फीमेल की हैं। अब देखते हैं एक बार इनके हार्मोन्स देखते हैं, ठीक है। बस अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी हैं, तो हाइपोथैलेमस से कौन से हमारे हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं? थायरोट्रोपिन रिलीज हो रहा है हार्मोन। फिर हमारा गोनेडोट्रोपिन, ये भी क्या है? अभी हमने बात की थी कि यदि हमारा गोनेड ग्लैंड से हार्मोन डिस्टर्ब है तो पिट्यूटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर पिट्यूटरी को कमांड कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रहा है। इसके बाद हमने देखा कोरिकोट्रोपिन हार्मोन्स है, वो भी थायरोट्रोपिन और कोरिकोट्रोपिन, ये हमारे जो हार्मोन्स है, और गोनेडोट्रोपिन, ये 3 हार्मोन्स कहाँ से? हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ग्रोथ हमारा सब पिट्यूटरी को कमांड दे रहे हैं, तो वो भी यहीं पर है। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स है, और डोपामिन हार्मोन है। इसको, ये डोपामिन कौन सा हार्मोन है? ये हमारा साइकोलॉजिकल हार्मोन्स है, जो हमें क्या करता है? अच्छी नींद लाने में सपोर्ट करता है या खुश रहने में सपोर्ट करता है। जब व्यक्ति खुश होगा, सहज होगा, तो उसे अच्छी नींद आएगी। तो हाइपोथैलेमस से जो हमारा एक दूसरा हार्मोन रिलीज हो रहा है कॉमन के बाद, डोपामिन, ये डोपामिन कौन सा हार्मोन है? साइकोलॉजिकल हार्मोन है, जो हमारे मन की प्रसन्नता के लिए, मन की नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देख रहे हैं दूसरे साइड की फंक्शन की पॉइंट्स क्या है? रेगुलेट्स पिट्यूटरी सेक्रेशन। ये पूरा रेगुलेट किसको कर रहा है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कर रहा है। अभी हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं सेकंड हम लोग पिट्यूटरी। तो पहले पिट्यूटरी को इसलिए बोला गया क्योंकि वो कमांड दे रहा है, इसलिए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं पिट्यूटरी को। सबसे अधिक जो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं वो किस ग्लैंड से निकलते हैं? पिट्यूटरी से, ठीक। ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पोस्ट पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मीन्स आगे वाला हिस्सा, पोस्ट मीन्स पीछे वाला हिस्सा, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर में पीछे। इसमें से कौन कौन से हार्मोन हमारे निकल रहे हैं देखते हैं। GH ग्रोथ हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिल्क के लिए दीदी। वेरी गुड। जो हम लोग मदर फीड कराते हैं तो उसमें जो मिल्क प्रॉपर तरीके से बनता है, उसमें हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन सपोर्ट करता है। फिर TSH में थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये भी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके नीचे है तो इसका मतलब पिट्यूटरी कमांड दे रही है, तो इसे भी कंट्रोल कर रहा है। फिर हमारा है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन्स है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। FSH जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, सब बेबी के जब वूम में होता है, मतलब भ्रूण जब रेडी हो रहा होता है, उस समय ये सब काम कर रहे हैं। फिर LH हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये हमारी थकान से हमें नॉर्मल करता है। पोस्टीरियर लोब में हमारे कौन कौन से? न्यूरो हाइपोथेसिस जो है हमारा, ADH वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अब इसको यहाँ पर फिर कनेक्ट करेंगे। यहाँ कौन सा हार्मोन आ रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलेंगे मोनिका मैम? हम ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी ये यूज होता है, और जब हम डिलीवरी के वक्त भी ये कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब इसको हम लोग प्रॉपर बोले तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, मीन्स बहुत प्रेम वाला हार्मोन है। कोई भी व्यक्ति ऑक्सीटोसिन, हमारे 4 वैसे 7 हार्मोन्स है, एक बार नोट करिए।
सब लोग नोट कर लीजिए। फिर अगर आज टाइम बचता अभी 10 मिनट है हम लोग के पास। कौन कौन से हमारे हार्मोन्स हैं, साइकोलॉजिकल हार्मोन्स? डोपामिन, एंडोर्फिन या ऑक्सीटोसिन से कनेक्ट कर ले। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और 4th नंबर सेरोटोनिन। 5th नंबर पे है मेलाटोनिन। 6th नंबर पे है एपिनेफ्रिन और 7th नंबर पे है गाबा, GABA। ये 7 हार्मोन्स हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो 7th क्या बोला है? गाबा, GABA, गाबा। ये सब और हमारे। दी 6th? 6 हमारा था एपिनेफ्रिन जो हमारी एड्रिनल से निकल रहा है। ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल हार्मोन्स है। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स हमारे निकल रहे हैं वो हमने अभी सामने देखे। तो ऑक्सीटोसिन क्या लव हार्मोन्स है। यदि बहुत हम किसी को जैसे ही अपने हार्ट से किसी बच्चे को लगाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, जैसे हार्ट का टच आता है तो हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसलिए हार्ट का टच बहुत आवश्यक है यदि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है, क्योंकि हार्ट का टच नहीं होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होते हैं, उसकी जो संवेदनाएं हैं वो सूखने लगती है। क्या कर रहे हैं? मास्टर रेगुलेटर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड है इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर रेगुलेटर है। ग्रोथ हार्मोन, रिप्रोडक्शन, वाटर बैलेंस, तीनों को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पिनियल ग्लैंड देखते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी है और मेलाटोनिन हमारा साइकोलॉजिकल हार्मोन कनेक्ट करता है। सर्केडियम रिदम, स्लीप वेक साइकिल, नींद के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। सर्केडियम रिदम क्या है हमारा बॉडी का? बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? हेमलता मैम बोलिए। अपर्णा मैम बोलिए, जिसको भी याद है वो बोलिए जल्दी से। ये बॉडी क्लॉक को वो करती है, कंट्रोल करती है ना तो सर्केडियन टाइम क्या होगा उसका? स्लीप वेक जो साइकिल है इसका टाइम क्या है प्रॉपर? मैम 9 to 4। 9 to 4। ठीक, ये जो है और जो रिदमेटिक टाइम है वो अगर देखिए तो 9 से 10 बोलेंगे, उधर 3 से 4 बोलेंगे। तो 9 का जो सर्कल बनता है वो 3 तक का है और 10 का जो बनता है वो 4 तक का है। तो मतलब 9 से 10 तक को कनेक्ट कर लेता है। अब ध्यान रहे, जब हम 9 से 12 की नींद लेते हैं तो वो हमारे 9 घंटे की नींद को कवर करता है। ठीक, जितना हम आगे टाइम बढ़ाते हैं उतना हमारा नींद की क्वांटिटी जो है या क्वालिटी वो गिरती जाती है। क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी गिर जाएगी। जितना हम पहले सोएंगे उतना उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। इसलिए जो सर्केडियम रिदम है वो हमारा क्या है? 9 से 10 के बीच का है, उधर 3 से 4 के। और अब तक का हम लोगों का सबके घरों में 20 साल पहले पहुँचो यही रिदम रहा है। लाइट 9 से 10 के बीच बंद होने, एक कॉमन एक रूल होता था। ठीक, अब ये सब होने लगा है। नहीं तो सबके घर में, चाहे गांव में हो या शहर में हो, सबको पता है 9 से 10 लाइट बंद होगी। ठीक, और सुबह सबको पता है 3 से 4 उठना ही उठना है। तो ये क्या? ये सर्केडियम। दूसरा सर्केडियम रिदम क्या करता है? यदि हमें हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट भी कब होगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब उस आँखों के सामने पूरा ब्लैक होगा। ठीक, पहले क्या होता था, बाथरूम के में 0 पावर के जो बल्ब आते हैं वो जलाए जाते थे, बाकी सब जगह लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी। ये एक तरीका था जो हम लोग भूल गए। अब क्या कर रहे हैं कि रात में सोने के पहले पहले तक मोबाइल देखा जा रहा है, तो पिनियल ग्लैंड का जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन है वो पुअर होता चला जा रहा है। ठीक, इसलिए सोएं आप कितने भी घंटे लेकिन थकान नहीं जाती है। तो ये क्या? ये सर्केडियम रिदम को मेंटेन करा। दूसरा मेलाटोनिन क्या है कि हमारे बच्चों में जो प्यूबर्टी वाले जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी होने से बचाता है। यदि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन थोड़ा लंबे समय तक चल जाए तो समझ लेना कि जो हमारे बच्चों के अंदर बिफोर जो हमारा टीन एज पहले ही काम करना शुरू कर रहा है, क्वालिटीज़ जो डेवलप हो रही हैं, क्वालिटीज़ भी नहीं कहेंगे, ड्रॉबैक बोलेंगे एक तरह से, वो क्या करता है? उनको रोकता है। और जैसे ही अभी क्या हो रहा है, बच्चों के 8 साल के अंदर ही वो चीज़ें आने लग रही हैं। तो ये क्या, जितना देर तक हम पिनियल को सर्वाइव करा पाते हैं
उतनी देर तक हमारे बच्चे पूरा मन और जिसे दिल और दिमाग से काम करेंगे, इधर उधर डाइवर्ट करेंगे, गोल ओरिएंटेड काम करेंगे। यहाँ पर सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम और हमारा जो गायत्री मंत्र है, इस पर वर्ल्ड वाइड रिसर्चेज हैं बिहार स्कूल ऑफ योग से। उसके बाद देखते हैं थायराइड ग्लैंड जो हमारी है वो T3 T4 सिक्रेट कर रही है। ये किसके लिए काम कर रही है? मेटाबॉलिज्म जो रेट है, हमने भोजन खाया है उसके पचाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रोथ में, क्योंकि भोजन जैसा हमारी पाचन क्षमता है उसी पर ग्रोथ हमारी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है पैराथायराइड। पैराथायराइड उसी का कनेक्टिव पार्ट है, तो वो क्या करे, ब्लड Ca2 जो हमारा है, बोन डिजॉर्प्शन जो है, बोन का मीन्स क्या हुआ, अभी हम लोग क्या समझते हैं कि कैल्शियम जो भी लेते हैं, तो कैल्शियम को हमने क्या सोचे, कैल्शियम लेते जाना है। तो जो थायराइड से पैराथायराइड का कनेक्शन है, यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक हम कैल्शियम को लेने के साथ साथ उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो कैल्शियम खाना तो अच्छा है पर उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। तो कैल्शियम डाइजेस्ट कैसे होता है? विटामिन डी से। ठीक, कैल्शियम का डाइजेशन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? विटामिन डी है। उसमें सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जो हमारा सनलाइट है। तो कैल्शियम लेंगे तो अगर हम नहीं प्रॉपर करेंगे तो ये कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टोन बन जाएगा। स्टोन बन जाएंगे। और अगर यदि हमने उसमें विटामिन डी लिया या आसन जैसे सूर्य नमस्कार ऐसे आसन किए जिसमें पूरी बॉडी के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएं, तो भी विटामिन डी काम कर जाता है। फिर देख रहे हैं हम एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी है, और थाइमस ग्लैंड के टी सेल, ये क्वेश्चन आ चुका है। टी सेल क्या है? इम्यून सेल है। टी सेल क्या है? टी सेल हमारे इम्यून सेल है, ठीक है, जिसे WBC बोलते हैं। तो WBC का पार्ट है टी सेल, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन, इम्यून रेगुलेशन में काम करता है। इसके बाद देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और टी सेल को क्या बोलेंगे हम? एंटीजन या एंटीबॉडीज? टी सेल को क्या बोलेंगे? एंटीजन या एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हुआ दीदी। हाँ, टी सेल हमारी एंटीबॉडी, जो हमारा WBC का काम है वही टी सेल का। बस उमन का मैं फिर से दिखाई जल्दी से, बस कंप्लीट कर देंगे इसको आज, अभी 4 मिनट है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें कौन कौन सी ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स जो हमारे कॉर्टिसोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कॉर्टिसोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। फिर मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स, ये एल्डोस्टेरोन के से कनेक्टेड हैं। फिर एंड्रोजन्स है हमारे। ये जो हमारे यहाँ पर देखेंगे, इसका सामने वाला जो हमारा कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, कॉर्टिसोल है, वो क्या है? हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। तो एड्रिनल से हमारा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो बीपी हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। बीपी हाई होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन से, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्ट्रेस होगा तो मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा? डिस्टर्ब होगा या प्रॉपर फंक्शन करेगा? डिस्टर्ब होगा, ठीक। और सॉल्ट वाटर बैलेंस भी करता है हमारा। तो ये एड्रिनल जो ग्लैंड्स है, इसी से हमारी जो अभी हमने एक नाम बोला था एपिनेफ्रिन, ठीक। तो एपिनेफ्रिन किसका पार्ट है? वो हमारा जो साइकोलॉजिकल हार्मोन्स में आता है, जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। कॉर्टिसोल बढ़ाता है स्ट्रेस को और एपिनेफ्रिन क्या करता है? रिलीज करता है। अब देखते हैं इसी में एड्रिनल मेडुला जो हमारा है, ये क्या कर रहा है? ये एपिनेफ्रिन, इसी में देख रहे हैं एड्रिनल मेडुला जो हमारा एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारा है नॉर एड्रिनलिन। अब इसको ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स का एक नाम क्या है? कॉर्टिसोल से जो स्ट्रेस आ रहा है, फाइट एंड फ्लाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइट एंड फ्लाइट में जैसे स्ट्रेस आएगा, या तो हम लड़ेंगे या तो हम उस जगह से हटेंगे, भागेंगे। 2 ही कंडीशंस होती हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स का दूसरा नाम फाइट एंड फ्लाइट है। किससे रिलीज हो रहा है? एड्रिनल मेडुला से या कॉर्टेक्स से? तो ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है? ये एड्रिनल जो हमारी किडनी है उसके पार्ट्स हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर पेनक्रियाज जो है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनकी दीपिकाएँ बोला जाता है आइसलेट्स को। ये क्या कर रहा है? इंसुलिन बी सेल्स जो हैं, ग्लूकोगॉन ए सेल्स हमारी हैं, सोमेटोस्टेटिन जो है हमारी सेल्स हैं,
फिर पैनक्रियाटिक हमारे जो हैं पीपी सेल्स हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो इंसुलिन जब बी सेल्स लिखा है, बीटा जो सेल्स हैं ये हमारा क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को डिस्टर्ब कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं? डिस्टर्ब करिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा रेगुलेशन किसका करेंगे, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करेंगे। मतलब जो भी हमने भोजन हमें मिला है उसको एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब वो ग्लूकोज ब्लड में है हमारे, यदि वो सही ढंग से जो ब्लड हमारा ग्लूकोज ब्लड में है वो अगर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए तो हमारी पैनक्रियास सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किडनी को एंडोक्राइन रोल क्या कर रहा है किडनी में। ये अभी किडनी का ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर फिर हमने देखा एरिथ्रोप्रोटीन जो है हमारे, ये हमारा ईपीओ रेनिन, फिर है कैल्किट्रॉल जो है एक्टिव D3 है। इसको बस इतना देखिए, किडनी का जो अभी ऐसे पूछते नहीं है लेकिन इसके नाम दे रखे। किडनी में जो एंडोक्राइन जो रोल है, तो एंडोक्राइन का तो मीन समझ गए, एंडोक्राइन से रिलीज हो रहा है। तो आरबीसी प्रोडक्शन कर रहा है हमारा रेड ब्लड सेल का, बीपी को रेगुलेट कर रहा है ये, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक कर रहा है। तो जब किडनी ये काम करेगी तो यहाँ पर किडनी पॉजिटिव मैनर में काम कर रही है, नेगेटिव मैनर में काम कर रही है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। पॉजिटिव ही कर रही है दीदी। पॉजिटिव कर रही है, ठीक। बस ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह की चीज़ें लिखी हो तो ये भी ध्यान रखना है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं हार्ट एंडोक्राइन जो रोल है वो क्या कर रहे हैं। ANP जो है एट्रियल नेट्रेटिक पेप्टाइड, ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, नेट्रेसिस कर रहा है, मीन्स नॉर्मल कर रहा है, तो ये भी ठीक है। फिर लीवर को देख रहे हैं। अब यहाँ एंडोक्राइन रोल क्या हो रहा है, ये सब एंडोक्राइन का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनका नाम दिया है। लीवर क्या कर रहा है हमारा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये क्या कर रहा है, इंसुलिन। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो लीवर है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो लीवर है वहीं से पैनक्रियाज, अगर इंसुलिन डिस्टर्ब है तो IGF बोला जाता है इसको। ये क्या है, ये डिस्टर्ब है तो लीवर में प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा है, और ये सही है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है तो लीवर ठीक से काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोथ मेडिएशन, BP रेगुलेशन, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन क्या है हमारा, और ऊपर करेंगे, बस कंप्लीट करना चाहिए मन कभी। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन क्या है हमारा, जो लीवर पर डिपेंडेंट है। ब्लड में दीदी प्लेटलेट्स की वो जो होता है उसको मतलब जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, क्लॉटिंग। तो ये हमारी 4 थी, कौन कौन सी थी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और क्या था, RBC, WBC। किसके अंदर है ये चारों, ये चारों किसके अंदर है, ब्लड के अंदर। प्लेटलेट, प्लाज्मा, RBC, WBC किस सिस्टम में को कनेक्ट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम। वेरी गुड, इम्यून सिस्टम, ठीक। इसके बाद देख रहे हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन सेल्स जो हमारे। अब इसमें देखें गैस्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें आएंगी जिसे गैस्ट्रिन बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर आ रहे हैं सेक्रेटिन, CCK, इतने आपके ये इसमें आएंगे नहीं, इतना हम उसमें नहीं जाए। यहाँ पर एक को वो करिए, ऐड करिए, अपना अपना सब लिखिए। जो स्टमक जहाँ पर लिखा है सेरोटोनिन हार्मोन, साइक्लोस्कल हार्मोन, जो हमारे डाइजेस्टिव रेगुलेशन के लिए, एपेटाइट मीन्स भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइक्लोस्कल हार्मोन क्या काम कर रहा है, सेरोटोनिन। इसके बाद ओवरीज में देख रहे हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये क्या है हमारे फीमेल के हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सर्कल के लिए, ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेगनेंसी में। और मेल के हमारे कौन से, टेस्टिस से निकलने वाले 2 हार्मोन है, टेस्टिस्टोन, ठीक। जो टेस्टिस 2 हैं उससे टेस्टिस्टोन हार्मोन हमारा निकल रहा है। अब इसका एक प्रॉपर रिवीजन करेंगे, इसको हम कंप्लीट मानेंगे। बस कल 10 मिनट एक रिवीजन लेंगे, सारे इनको सब पढ़ कर रखेंगे, ठीक है। फिर कल हम 2 अब उठाएंगे सिस्टम, क्योंकि अब थोड़ा सरल लग रहा है पढ़ना, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टर्षु शांति
Now rub your palms. Touch your eyes. Then open your eyes. सब अच्छे मन से पढ़कर तैयारी करके मिलेंगे कल। ठीक, बाय। दीदी इसका स्क्रीनशॉट जो है प्रॉपर नहीं ले पाए, तो ये ग्रुप में अगर शेयर कर दें रचना जी तो सही रहेगा। ग्रुप में रचना जी हाँ, स्क्रीनशॉट शेयर पूरा टेबल PDF इसका ना, हाँ।